कल हमने सेल के बारे में पढ़ना शुरू किया था। मैंने आपको बताया था कि हम सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स वाला पेपर पढ़ेंगे और उसमें हमने पहला टॉपिक सेल कल हमने बात की थी, जिसमें हमने सेल को किस तरह से ढूंढा गया और कौन कौन से साइंटिस्ट का इसमें योगदान रहा और उन्होंने किस तरह से कब कब क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस और क्या क्या कंक्लूजन्स दिए उसके बारे में बात की थी। उसके बाद हमने इन सब के वर्क के बाद, इन सारे साइंटिस्ट के वर्क के बाद हमने ये बात की थी कि किस तरह से स्लाइडेन एंड श्वान ने जो है सेल थ्योरी दी। और फिर हमने ये देखा था कि सेल थ्योरी की 3 जो बेसिक बातें हैं वो क्या क्या हैं, जैसे जो हम कल बात कर चुके हैं कि लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और उसके बाद दैट सेल्स कम फ्रॉम द रिप्रोडक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग सेल डिवीज़न के द्वारा ये बनती है। फिर हमने इसमें कुछ जो नया जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो नई चीज़ें ऐड हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो मॉडर्न सेल थ्योरी बनी है उसकी बात की थी। फिर हमने 2 प्रकार की सेल्स के बारे में बात की थी कि एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है और दूसरी जो है वो यूकैरियोटिक सेल होती है। फिर हमने इनका बेसिक डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल का और यूकैरियोटिक सेल का जो मूलभूत अंतर है, इनमें आपस में जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं उसके बारे में बात की थी। इससे आगे आज हम पढ़ेंगे। तो जो बेसिक डिज़ाइन है कोशिका की वो हम अब मतलब हमारे सामने हम काफ़ी इस बारे में समझ चुके हैं कि हालांकि इनका व्यास जो है वो काफ़ी विभिन्नता लिए हुए है, इनकी साइज और शेप में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स बहुत छोटी होती है, यूकैरियोटिक सेल्स बड़ी होती है। और हम डिफरेंट काइंड की स्पष्ट जो है वो स्पेशलाइज सेल्स भी देखते हैं, जैसे न्यूरॉन्स होते हैं या मस्कुलर सेल्स होते हैं, उनका बेसिक डिज़ाइन जो है वो टोटली डिफरेंट है। या जैसे वायरस है तो वायरस बिल्कुल अलग प्रकार की सेल है। यहाँ आपको डायग्राम में अलग अलग तरह की प्लांट, जैसे टिपिकल प्लांट सेल दिखाई दे रही है, तो सिमिलरली न्यूरॉन्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो ह्यूमन रेड ब्लड कॉर्पसेस दिखाई दे रही हैं। सिमिलरली जो प्रोटोजोन्स हैं, ट्रिप्नोसोमा, क्लेमाइडोमोनास, उनकी अलग प्रकार की आकृति होती है। बैक्टीरिया जो इश्चेरिशिया कोलाई आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल अलग आकृति का है, ओआरएस अलग अलग आकृति के हैं। तो इस तरह से जो सेल्स हैं उनके साइज़ में और उनकी शेप में, उनकी आकृति में और उनके आकार में बहुत ज़्यादा विभिन्नता देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो प्रकृति में देखने को मिलता है। अलग अलग प्रकार की सेल्स जो है वो नेचर में मौजूद है। तो जो है हम इसकी ऐसे कोई फिक्स बेसिक शेप और साइज़ को फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन मूलभूत चीज़ जो है कि ये विभिन्न प्रकार के अंगकों से बनी हुई, बाहर इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है और उसके अंदर न्यूक्लियस है। ये इसकी एक स्पेसिफिक शेप की हम बात करते हैं, स्पेसिफिक इसकी आकृति की बात करते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे इसके अंदर कौन कौन से अंगक पाए जाते हैं, कोशिकांग कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, मतलब हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते, हम नग्न आँखों से इन्हें नहीं देख सकते। हम इनके लिए अच्छे लेवल का लेंस, अच्छे लेवल के माइक्रोस्कोप यूज़ करके ही देख सकते हैं। ये विभिन्न प्रकार के फंक्शंस जो हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य जो हैं सेल्स के, उनको अंजाम देते हैं, उनको करने में हेल्प करते हैं। और ये बेसिकली साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। सेल के अंदर जो जेल भरा हुआ है, जेल जैसा सब्सटेंस भरा हुआ है, उसके अंदर पाए जाते हैं। और ये मेम्ब्रेन बाउंड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर इनका फिक्स सा स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड है तो इनका फिक्स सा स्ट्रक्चर है, अदरवाइज़ ये वेरी करते रहते हैं स्ट्रक्चर में, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं भी होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के मेन जो ऑर्गेनल्स हैं सेल के, जो कोशिकांग हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जैसा कह रहे हैं कि बाहर जो है सेल को चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन घेरी हुई होती है। सेल की जो भी स्ट्रक्चर हमने, एक आपको ध्यान हो तो मैंने आपको शुरुआत में एक स्ट्रक्चर सेल की दिखाई थी, सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है। एक बार हम पहले थोड़ा सा उसे देख लें, उसके बाद हम उसके ऑर्गेनल्स की बात करेंगे। ये आप देखिए, मैंने कल जो आपको वीडियो दिखाया था उसमें ये देखिए आप, एक बेसिक स्ट्रक्चर सेल का नज़र आ रहा है। तो जो इसकी सबसे आउटर वाली मेम्ब्रेन है, सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। उसके बाद इसमें जो दिख रहे हैं वो अंदर का स्ट्रक्चर बाकी का सारा नज़र आ रहा है। जो बाहर से जहाँ से ये, जिससे बंधी हुई है, जिससे ये रुकी हुई है, वो जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की कहलाती है। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए आज हम इसमें पाए जाने वाले सब कोशिकांगों की बात करेंगे, जिसमें पहला जैसा मैंने आपको कहा, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हालांकि हमारे सिलेबस में ये सब कोशिकांग डिटेल में है, तो हम आगे फर्दर इनको डिटेल इनको देखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा बेसिक आइडिया इन सब चीज़ों का आज लेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है ये डबल लेयर
की बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स की डबल लेयर की बनी हुई होती है। ये सभी सेल्स के को चारों तरफ से घेरती है, बाहर की तरफ से उसको चारों तरफ से सराउंडेड किए हुए हैं, और जो भी सेल के अंदर एंट्री हो रही है या सेल से जो भी पदार्थ बाहर निकल रहा है उसको ये कंट्रोल करती है। उसके आने जाने पे ये सेलेक्टिव परमेबल होती है। जैसा मैंने आपको फिर कहा कि हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और इसके सारे कैरेक्टर्स को ध्यान से देखेंगे, लेकिन फिर भी जनरल हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसा आपको उसमें दिखाई दे रही है, सेल के आउटसाइड है, देन इनसाइड है, इनसाइड तो साइटोप्लाज्म होगा, बाहर नेचर है, और इसमें इंट्रिंसिक प्रोटीन्स पाए जाते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट की चेन लगी हुई है। इस तरह से ये लिपिड की बनी हुई सेल मेम्ब्रेन पाई जा रही है। PLP मॉडल होता है, प्रोटीन लिपिड एंड प्रोटीन, इस तरह से ये बनी हुई होती है, और ये सेलेक्टिव परमेबल होती है, मतलब कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस को अपने अंदर आने देती है और कुछ को नहीं आने देती। तो ये कहलाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। फिर जो है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी कई सारी सेल्स में एक और जो है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक चीज़ मैं भूल गई, लिविंग लेयर है। ये लिविंग पार्टिकल माना जाता है, जीवित इसको माना जाता है, लिविंग लेयर है। सेल वॉल जो है ये नॉन लिविंग लेयर है, ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है, ये एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती। इट इज़ फाउंड इन प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया। प्लांट्स में मिलेगा, प्लांट्स का स्पेसिफिक कैरेक्टर है सेल वॉल का पाया जाना आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा ये बैक्टीरिया और फंजाई में भी देखने को मिलती है, और ये सेल को सपोर्ट करने के और उसको प्रोटेक्ट करने के काम आती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ पाई जाती है, दैट इज़ नॉन लिविंग लेयर। इसके बाद अंदर जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस जितना भी भरा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। और ये केमिकल रिएक्शंस के होने के लिए, केमिकल रिएक्शन होने के लिए जगह देता है, या एक मीडियम प्रोवाइड करता है जहाँ पे विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं सेल की विभिन्न गतिविधियाँ आसानी से हो पाती है, और इसमें सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ये सारे ऑर्गेनल्स को जो कि स्पेसिफिक जॉब करेंगे, स्पेसिफिक काम करेंगे, उनको अपने अंदर लिए हुए रहता है। उसके बाद अंदर की तरफ सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, जो इसका कंट्रोल ऑर्गेनल है, मतलब ये इसके पूरी सेल की सारी एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल रखता है, सेल की सारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ बनाए रखता है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस। फिर इसका एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि न्यूक्लियस में DNA पाया जाता है, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं न्यूक्लियस में, जिन पर DNA पाया जाता है। और DNA जैसा हम जानते हैं हेरिडेटरी कैरेक्टर्स का जो आनुवंशिक लक्षण है, उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण का काम करता है। न्यूक्लियस जो है उसके चारों तरफ एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है, विच इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनवेलप, जिसमें छोटे छोटे पोर्स भी पाए जाते हैं। ये सेल का ज़्यादातर सबसे बड़ा ऑर्गेनल माना गया है, यूजुअली ये सबसे लार्जेस्ट जो है ऑर्गेनल ही सेल का होता है। क्रोमोसोम का नंबर हर एक सेल में फिक्स्ड होता है, हर एक प्रजाति के लिए, हर एक स्पीसीज़ के लिए क्रोमोसोम नंबर फिक्स्ड है। जैसे हम लोगों में आपको पता है ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जो कि हेरिडेटरी कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण करते हैं, और ये कैरी करते हैं जीन्स को, क्रोमोसोम्स पे जीन्स पाए जाते हैं। और ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जितने भी हेरिडेटरी कैरेक्टर्स हैं, ये जीन्स के द्वारा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। इसके बाद हम बात करें तो सेल की शेप को मेंटेन करने के लिए सेल का एक ढांचा होता है, एक साइटोस्केलेटन सेल में पाया जाता है, और जैसा आपको दिखाई दे रहा है, इट ऑल्सो हेल्प्स टू मूव ऑर्गेनल्स अराउंड, ये चारों तरफ घूमने में, ऑर्गेनल्स को घूमने में भी हेल्प करता है। ये प्रोटीन्स का बना हुआ है, और जैसा आपको यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूबल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो ट्यूबुलिन की बनी हुई है, यहाँ पे डायग्राम में आपको ब्लूइश कलर की नज़र आ रही है, दे आर माइक्रोट्यूबल्स। और जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ये थ्रेड की तरह के हैं, धागे की तरह के हैं, और ये एक्टिन के बने हुए हैं, जैसा ग्रीन कलर का आपको यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये प्रोटीन्स के बने हुए हैं, ट्यूबुलिन या एक्टिन नाम के प्रोटीन्स के बने हुए हैं, और ये सेल का शेप देते हैं, सेल का ढांचा बनाते हैं, इसलिए हम इसको साइटोस्केलेटन बोलते हैं। फिर इसमें सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, जो कि केवल एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। ये पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं, न्यूक्लियस के आसपास पाए जाते हैं, और ये माइक्रोट्यूबुल्स के बंडल्स के बने होते हैं। माइक्रोट्यूबुल्स का बंडल ऐसे ही आप इस डायग्राम में देखिए 3-3 का बंच बना हुआ है, इस प्रकार से ये जो है 9 बंचेस 3 के 3 एक साथ मिलेंगे माइक्रोट्यूबुल्स, और 9 बंचेस यहाँ पे
बनेंगे। सेंट्रियोल जो है माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन करता है सेल डिवीजन के दौरान। जो तरकु तंतु का निर्माण जो होता है वो तरकु तंतु बनाने का काम जो है ये सेंट्रियोल्स करते हैं। ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स को अपार्ट करने में, अपोजिट एंड्स की तरफ ले जाने में, सेल डिवीजन के दौरान, कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम्स को अलग अलग एंड्स पे ले जाने में हेल्प करते हैं। अपोजिट एंड में उनको क्रोमोसोम्स को ये खींचते हैं, उनको पुल करते हैं, तो उसमें ये काम आते हैं सेंट्रियोल्स, स्पेशली फाउंड इन मतलब नॉर्मली फाउंड इन एनिमल सेल्स। देन एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है विच इज़ माइटोकॉन्ड्रियन, और प्लूरल हम उसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ये सेल का पावर हाउस कहलाता है क्योंकि ये सेलुलर एनर्जी जनरेट करता है। यहाँ पे जो है सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट है ये, यहाँ पे ग्लूकोज की बर्निंग होती है और उससे एटीपी रिलीज़ होते हैं। ऐसी सेल्स जिसमें थोड़ा एक्टिव ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, वहाँ पे ये ज़्यादा पाए जाते हैं नंबर में, जैसे मसल्स में दे हैव मोर माइटोकॉन्ड्रिया, उनमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। प्लांट्स एनिमल सेल्स दोनों में ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ये भी एक स्पेसिफिक चीज़ है कि ये मदर के साइटोप्लाज्म से आता है। इसमें जो है ऑफ स्प्रिंग्स में ये मैटरनल जो है इनहेरिटेंसेस की होती है, माँ से ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है। फिर पाई जाती है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये होलो मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स का, ये छोटी छोटी ट्यूब्यूल दिख रही है जिन पे छोटी छोटी मेम्ब्रेन है और वो होलो हैं, ये उनके नेटवर्क का बना होता है। और ये एक तरफ न्यूक्लियर एनवेलप से तो दूसरी तरफ सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। और ये सेल प्रोडक्ट्स के सिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है और उनके ट्रांसपोर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER ये दो प्रकार की होती है, रफ और स्मूथ। अगर इस पर राइबोसोम्स लगे हुए पाए जाते हैं तो ये रफ ER कहलाती है, रुक्ष हो गई है, खुरदुरी हो गई है। और अगर इस पर राइबोसोम नहीं लगे हुए होते तो ये चिकनी हो जाती है, स्मूथ ER कहलाती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स का, मेम्ब्रेन वाली ट्यूब्यूल्स का, होलो मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क है जो कि सेल प्रोडक्ट्स के सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट से संबंधित है और दो प्रकार का है, रफ एंड स्मूथ। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही सफिशेंट है। इसके बाद बचे हुए ऑर्गेनल्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। कुछ बच्चों से तो मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, वो लोग मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट भी कर रहे हैं, आई मीन मेरे को भेज रहे हैं नोट्स वगैरह प्रिपेयर करके। अगर उनका कुछ कन्फ्यूज़न है तो वो सॉल्व भी करना चाह रहे हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑल्सो सेंड एनी क्वेश्चन और एनी क्वेरी इफ़ यू हैव, तो आप मेरे नंबर पर, पर्सनल नंबर पर भेज सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम फॉर दैट। थैंक यू फॉर टुडे।